सोच, एक विचारधारा, एक मत हो जाती है तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। मैं इतिहास बताना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास बताना इसलिए जरूरी है कि वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कोई भी समाज हो, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस समाज को अपना इतिहास नहीं मालूम। और जिनको अपना इतिहास मालूम होगा वे निश्चित तौर से वो संघर्ष करेंगे। 1919 में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ILO की स्थापना हुई। ILO इज कॉल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि विश्व के स्तर पर मजदूरों का आनंद हो रहा था। 19th सेंचुरी 19 में पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ। सेकंड, 19th सेंचुरी में ही तमाम तरह की बातें आई। डीटी वाडिया वाला अभी राहुल जी बताएंगे कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना भारत में हुई 19th सेंचुरी 19 में। कारण क्या था कि इसके पीछे एक सोच है, उसको समझने का प्रयास करिए कि ब्रिटिशर, चाहे वो फ्रांसीस हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, चाहे वो पुर्तगालीज हो, वो सबसे पहले हमारे हार्बर पे आए। और इंडिया के दो मोस्ट प्रोमिनेंट हार्बर कौन से थे? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्टैब्लिश हुई? फ्रॉम बंगाल। दूसरा हार्बर हमारा कहाँ था? बंदरगाह, मेड्रास के अंदर। तो कारण क्या हुआ कि कलकत्ता और मद्रास के अंदर ज्यादा इंडस्ट्री लगी, वहां पर उद्योगों की स्थापना ज्यादा हुई। तो जब उद्योगों की स्थापना हुई तो उद्योगों में काम करने वाले कर्मी भी आए, और जब कर्मियों के साथ में अन्याय हुआ तो उन्होंने आवाज उठाई, जिसमें डीटी वाडिया द्वारा मद्रास लेबर यूनियन की स्वागत करूंगा। हमारे बड़े भाई सहायक मंडल मंत्री श्री शिवाजी भैया, विभूति भैया, रोजिया भैया, रंजन भाई, सुभाषु भाई, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस ट्रेड यूनियन एजुकेशन प्रोग्राम में सब आए। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपनी बात को फिर से शुरू करता हूँ। हम ट्रेड यूनियन कर रहे हैं, पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ट्रेड यूनियन है क्या, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कब शुरुआत हुआ, ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि हम लोग को ट्रेड में यूनियन की ज़रूरत पड़ने लगी, ऐसी कौन सी समस्याएं आने लगी। तो जो पुराना समय था 18वीं सदी में क्या होता था, सिर्फ दो वर्ग होते थे, एक पूंजीपति और एक कामगार। दो लोग होते थे, काम करने वालों का कोई भी घंटे डिसाइड नहीं थे, अपनी मर्जी से पूंजीवादी जो थे अपनी मर्जी से काम कराते थे, अपनी मर्जी से वेतन देते थे, आप अपनी बात कहीं से कह नहीं सकते थे, कोई फोरम नहीं था, काम के कोई घंटे भी डिसाइड नहीं थे। तो इसलिए ट्रेड में यूनियन की संगठन, यूनियन क्या है, कुछ लोगों का समूह जो एकत्रित होकर अपने अधिकारों की मांग के लिए, जायज मांगों के लिए अपनी बातों को उठा सकते। आज के इस ऑपरेटिंग शाखा के यूनियन एजुकेशन प्रोग्राम में उपस्थित हमारे सहयोगी मंडलीय पदाधिकारी एवं ऑपरेटिंग शाखा के शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री, हमारे ट्रेनर्स श्रीमती प्रियंका मल्होत्रा, राहुल द्विवेदी जी, सामने बैठे हुए हमारे ऑपरेटिंग शाखा के विशिष्ट साथी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो पहली बार इस तरीके के ट्रेड यूनियन एजुकेशन प्रोग्राम में आए हैं।
मोदी जी आप पहली बार आए हैं? बहुत बढ़िया। 8 प्रशिक्षु पहली बार आए हुए हैं, उनका विशेष तौर पे स्वागत है। साथियों, अभी जैसा साथी राहुल त्रिवेदी जी ने कहा कि किसी भी ट्रेड यानी व्यवसाय उद्योग में आवश्यकता क्यों है ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। उद्योगों की जब से उत्पत्ति हुई तब से 2 चीजें रही, जो उद्योगपति रहा और जो कामगार रहा। उसके बीच में जो संबंध थे और जो होने चाहिए, दोनों के बीच में बहुत गैप था। इसी कारण से ऐसे अनुभव कर धीरे धीरे होते गए। संगठित लोगों को या जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं, लोगों को यूनाइट होना चाहिए अपने वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, अपने अवकाश वेतन पारिश्रमिक को लेकर के। और फिर जब 1853 में भारतीय रेलवे स्टार्ट हुई, तो पहले तो बहुत सारे रीजनल रेलवेज हुआ करते थे। फिर जब राष्ट्र का एकीकरण हुआ, उसी क्रम में धीरे धीरे करके भारतीय रेलवे भी एकीकृत हुई। 1924 में देश की आजादी के पहले जब ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सबसे पहला लेबर मूवमेंट का रेलवे इंडस्ट्री का कायम हुआ, तो उसके बाद से वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, उन डिस्पैरिटीज को लेकर के जो अंग्रेज रेल कर्मचारियों और हिंदुस्तानी रेल कर्मचारियों के बीच होती थी, ऐसी तमाम विसंगतियों को लेकर के ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने मुहिम छेड़ने का काम किया कि हमको लोगों को संगठित करना चाहिए। और फिर उसके बाद इकाइयां स्टेशन से लेकर के जोन के स्तर पर गठित हुई। धीरे धीरे करके एक संगठन खड़ा हुआ। उस समय में काफी मैन पावर होती थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी कि एक हॉल के अंदर बैठ करके आपको बताया जा सके, पढ़ाया जा सके। तो साथ में क्या होता था कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, उनके माध्यम से हमारे लीडरान रेलवे की नीतियों को चर्चा करते थे, लोगों के विचार को सुनते थे। ये क्रम सन 2000 तक बहुत बाखूबी चला और उसी के उत्तरोत्तर 2004 में जब न्यू पेंशन स्कीम आई, तब फिर लीडरशिप को यह लगा कि अब तो सरकार रेल कर्मचारियों को तो हिस्सों में विभक्त करना चाहती है। 1/1/2004 के बाद के नियुक्त कर्मचारी और उसके पहले नियुक्त कर्मचारियों में उनकी सीधे सेवा शर्तों में ही आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। सोशल सिक्योरिटी को छीन लेने का काम किया। तब हमारे लीडरान को लगा, विशेष करके यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष उस समय होते थे, जो वर्तमान में महामंत्री हैं, आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी, और ये तय पाया गया कि भारत सरकार रेल कर्मचारियों को 2 हिस्सों में विभक्त करना चाहती है।
प्रारंभ कर दिया। उस समय पीपीपी का मॉडल बहुत जोरों पर था। सारी पेरिनियल नेचर के वर्क्स को जो स्थायी प्रोजेक्ट के तौर पे काम नियमित रेल कर्मचारियों को करने होते थे, उनको ट्रांसफर किया जाने लगा। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को एंगेज करने का काम शुरू हुआ। उसी समय से लीडरशिप को लगा और फिर जब एनपीएस के माध्यम से सीधे 2 हिस्सों में बांटने की सरकार ने कोशिश किया, तो ये फिर लीडरशिप को लगा कि नहीं, हमको अब अपने लोगों को सरकार की एक मजबूत विरोधी नीतियों के खिलाफ बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और उसी क्रम में ये एजुकेशन प्रोग्राम्स तैयार किए गए, इंटरनेट हुए और उसकी परिणति आज है ऐसी है कि आप देख रहे हैं ज्यादातर जो आपके बीच में मंडल पदाधिकारी है या प्रशिक्षक हैं, ये सब भी आपके बीच से ही निकल करके आए हुए साथी। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रशिक्षक और जो दूसरे सीनियर लीडरान आपके बीच में है, वो बताने का काम करेंगे कि यूनियंस की क्या भूमिका है, वाई यूनियंस, फिर उसके बाद में क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, क्या हमारी पास्ट उपलब्धियां हैं। हम सितंबर के महीने में इस ट्रेड यूनियन एजुकेशन प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो सितंबर के महीने का ट्रेड यूनियन में एक विशेष महत्व है। 19 सितंबर 1968 को ऐतिहासिक तौर पर हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं यही दिवस के रूप में। हमारे साथी आपको बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आपको और कौन सी वर्तमान चुनौतियां हैं जिनसे निपटना है। कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर के फ्रंट पर आपके क्या क्या आपकी फेडरेशन, आपकी यूनियन की कार्यक्रम और नीतियां हैं, इनको आप लोग अच्छे से समझने का काम करिए। मुझे खुशी है आज 8 नए विषय जो है इसमें नोटबुक में नोट करिए। उसके बाद हमारे साथी आपसे आपकी फीडबैक भी लेना चाहेंगे। चाहूंगा मैं जरूर कि जो भी हमारे साथी हैं वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपसे चर्चा करें और आप खुद इस बात को पाएंगे कि एक रोचक तरीके से पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। उसका आप पूरा उपयोग करिए। जो आपके सुझाव होते हैं उसको भी आप लिख करके दे सकते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ये भी आपको हम इजाजत देते हैं कि आप मत अपनी जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोज करिए। लेकिन इस ट्रेड यूनियन एजुकेशन प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास सुझाव है उसका भी स्वागत करते हैं। मैं आपकी शाखा को इस बात के लिए बधाई देता हूँ, उन्होंने आज का यह ट्रेड यूनियन एजुकेशन प्रोग्राम बिल्कुल यंग साथियों के साथ में साथी गौतम और साथी वासी जी को बधाई देता हूँ। मैं प्रियंका जी को और हमारे बीच में धागा के भाई मंडल के मैं चाहूंगा कि आप बैठिए कि हमारे डिपार्ट जो है हमारा प्रशासन का स्वागत है। दिलीप द्विवेदी जी हमारे यहाँ के ट्रेनर
में भी मैं कोऑपरेटिव मीटिंग से निवेदन करूंगा हमारे अंग्रेजों में हमको इस बात की शिक्षा दी है, हम एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं इस समय। और हमारा संस्थान जानता है कि बिना महिलाओं के कोई बात नहीं होता, तो उनकी भी तरक्की नितांत आवश्यक है। और उन्होंने अपनी भूमिका निभाने में आज लखनऊ मंडल की तमाम महिलाओं को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं ऑपरेटिंग के माध्यम से उन तमाम अपनी बहनों को धन्यवाद देने का काम करूंगा, चाहूंगा कि उनकी ऐसी ही कार्यशैली आगे बढ़ती रहे। मैं धीरे धीरे अपने साथी एक बार राहुल जी का विराम हो गया था, मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि क्लास को अनुशासित रूप में कराने का काम करें। भाई राहुल जी भाई कमल जी आपका भाषण है, आप 2 मिनट बोलेंगे उसके बाद जाएंगे। मैं निवेदन चाहूंगा जो नए लड़के आ रहे थे बचाऊंगा।